उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिजली विभाग के कर्मचारियों से मारपीट का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक बिजली सप्लाई काटे जाने से नाराज एक महिला और एक व्यक्ति ने विकास नगर इलाके के पावर हाउस में घुसकर बवाल कर दिया और ड्यूटी पर तैनात बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और मारपीट की। बिजली विभाग के दफ्तर में पहुंची महिला गुस्से में आग बबूला दिखाई दी। उन महिला के साथ वहां पहुंचा व्यक्ति भी बिजली विभाग के कर्मचारियों पर बुरी तरह भड़कता दिखा। हंगामे के दौरान जब ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाना शुरू किया तो महिला से मारपीट शुरू कर दी। क्या कर रहे हो? वीडियो बना रहा हूँ। किस बात का वीडियो बना रहे हो? वीडियो किस बना रहे हैं? महिला और उनके साथी ने बिजली विभाग के कई कर्मचारियों को थप्पड़ जड़ दिया। वो लगातार उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देती रहीं। हाँ, बनाऊंगा वीडियो। अचानक हुए हमले से पावर हाउस में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी इधर उधर भागते नजर आए। बिजली विभाग के कर्मचारियों के मुताबिक महिला से सिर्फ उनका कनेक्शन नंबर पूछा गया था। इसी बात पर वो भड़क गई और बवाल कर दिया। बिजली विभाग की शिकायत पर महिला और उनके साथ आए व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हालांकि इस मामले में उस महिला का पक्ष सामने नहीं आया कि आखिर उन्हें इतना गुस्सा किस बात पर आया था। उधर बिहार के भोजपुर जिले के आरा शहर में मौजूद हरप्रसाद दास जैन कॉलेज में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में अतिथि को मटन और चिकन परोसने पर हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने जैन कॉलेज में मटन परोसे जाने का विरोध किया, लेकिन हंगामा तब बढ़ गया जब विरोध करते हुए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मटन और चिकन में धूल और मिट्टी डाल दी। छोड़ दो। घटना तब हुई जब हरप्रसाद दास जैन कॉलेज के स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। समारोह में कुछ अतिथि भी आए थे और उनके लिए मटन और चिकन का इंतजाम किया गया। इसका पता चलने पर एबीवीपी के कार्यकर्ता भड़क गए। वो लोग उस जगह पहुंचे जहां खाना बनाया जा रहा था। उन लोगों ने मटन और चिकन को ढूंढा और उसमें मिट्टी उड़ेल दी। बाद में वो लोग हंगामा करते हुए कार्यक्रम में भी पहुंच गए। अगर कोई भी छात्र इसके पक्ष में है तो खड़ा होकर के मेरा विरोध कर सकता है। अगर हम गलत होंगे तो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि जैन कॉलेज में मांस बनाए जाने से जैन समुदाय की भावनाएं आहत हुई। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। इन लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाना चाहिए। अगर ऐसे में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आगे भी इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। हालांकि इस मामले पर कॉलेज प्रबंधन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। इधर उत्तर प्रदेश के संभल के जिला अस्पताल में एक व्यक्ति और उनके ससुराल पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि समर नाम के उस व्यक्ति और उनकी पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और इस विवाद को सुलझाने के लिए वहां पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन आरोप लगा कि इस दौरान बात बिगड़ गई और मारपीट शुरू हो गई। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंच गई और उसके बाद पुलिस मेडिकल जांच कराने के लिए घायल समर को अपने साथ लेकर जिला अस्पताल पहुंच गई। लेकिन आरोप लगा कि समर के ससुराल पक्ष के लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने उन पर हमला कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प होती नजर आई और कुछ महिलाएं बीच बचाव करती दिखी। आरोप लगा कि इस बीच समर की पत्नी के भाई ने उन पर कैंची से हमला कर दिया और उसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। मारपीट के बीच उनमें एक महिला बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी और एक दूसरी महिला चीखती चिल्लाती दिखाई दी। संभल के जिला अस्पताल में काफी देर तक चली झड़प के बाद पुलिसकर्मियों ने मामला शांत करवाया। उधर उत्तर प्रदेश के औरैया में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक बेकाबू कार नहर में गिर गई। कार के नहर में गिरने से उसमें बैठे राजीव गुप्ता नाम के कारोबारी, उनकी पत्नी और बेटे की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक वो कारोबारी एक शादी समारोह में परिवार के साथ इटावा से औरैया आए थे और देर रात कार से घर लौट रहे थे और उसी दौरान रास्ते में उनकी कार 20 फीट गहरी नहर में गिर गई। रात भर परिवार गाड़ी के साथ नहर में पड़ा रहा। सुबह होने पर आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस की एक टीम वहां पहुंचकर कार को नहर से निकालने में जुट गई। कार को नहर से निकालने के लिए ट्रैक्टर लाया गया। एक आदमी ने नहर में उतरकर कार में एक मोटी रस्सी बांधी और उसका दूसरा सिरा ट्रैक्टर से बांध दिया। लोगों की मदद से पुलिस ने उस कार को नहर से बाहर निकाला। कार के अंदर से कारोबारी राजीव गुप्ता, उनकी पत्नी और उनके बेटे के शव मिले। और ये घटना रात की है। सवेरे देखा गया तो उसमें 3 लोग थे, महिला थी और 2 पुरुष थे।
और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से तीनों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कारोबारी के रिश्तेदारों को हादसे की जानकारी दे दी। इधर पंजाब की मोगा में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क के किनारे मौजूद एक लड़के को जबरदस्त टक्कर मार दी और घटना में उसकी मौत हो गई। वो लड़का वहां एक दुकान से कुछ सामान ले रहा था और तभी बेकाबू हुई उस गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मारी और पलट गई। इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि ये टक्कर इतनी खौफनाक हुई कि सड़क के किनारे बनी उस दुकान की दीवार टूट गई और वो लड़का उछलकर उस दुकान के अंदर पहुंच गया। इस टक्कर से पहले वहां उस दुकान के ठीक बाहर उस लड़के के अलावा 2 और लोग मौजूद दिखे, लेकिन उस गाड़ी को नजदीक आते देख उस लड़के ने भागने की कोशिश की और तभी उस गाड़ी ने उसे भयानक तरीके से टक्कर मारी और वो गाड़ी बिल्कुल घूमते हुए सड़क पर पलट गई। इस बीच टक्कर की तेज आवाज ने लोगों को डरा दिया। जोरदार टक्कर की वजह से उस दुकान की दीवार टूटी और वो लड़का मलबे के नीचे दब गया। इसके बाद उस दुकान के मालिक और आसपास मौजूद लोग वहां से मलबा हटाते दिखे। कुछ देर में उन्होंने उस लड़के को मलबे के ढेर से बाहर निकाला। ये दर्दनाक हादसा मोगा के धल्ले गांव में हुआ और इसमें 22 साल के उस लड़के की जान चली गई। इधर दिल्ली में जांच एजेंसी एनआईए का एक फर्जी अधिकारी पकड़ा गया। दिल्ली के लाल किले के नजदीक पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले एक व्यक्ति को संदिग्ध हालात में गिरफ्तार करने का दावा किया। बताया गया कि उनके पास एनआईए अधिकारी का फर्जी पहचान पत्र था और वो कश्मीर के युवाओं को नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगते थे। उनके साथ जम्मू कश्मीर के नंबर वाली एक गाड़ी भी जब्त की गई। महाराष्ट्र के पुणे में जुन्नार के शिवनेरी किले में भारी भीड़ की वजह से सुरक्षा रेलिंग टूट गई और कुछ लोग घायल हो गए। वहां छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर भारी संख्या में लोग जश्न मनाने के लिए पहुंचे थे। बताया गया कि इस दौरान भगदड़ जैसे हालात बन गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रिश्वत लेने के आरोप में एक थाना प्रभारी को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि एंटी करप्शन की टीम ने उन्हें 75,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोप लगा कि उन्होंने रेप के एक मामले में आरोपी की मदद करने के लिए उससे पैसे मांगे थे। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नदी से रेत खनन को लेकर 2 गुटों में बवाल हो गया। पुलिस के मुताबिक यमुना नदी से अवैध तरीके से रेत निकालने को लेकर 2 गुटों में विवाद हुआ था। इसी दौरान 20 से ज्यादा लोग 4 स्टीमर में सवार होकर वहां पहुंच गए और नदी से रेत निकाल रहे दूसरे पक्ष के लोगों पर फायरिंग कर दी। गोली चलते ही वहां अफरा तफरी मच गई। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा गया। वो हवाई फायर मारा था। वीडियो बना रहे। फायरिंग होते हुए कुछ लोग नाव की आड़ में छिपते दिखे। वहां अफरा तफरी मच गई। स्टीमर से पहुंचे हमलावरों ने दूसरे गुट की एक नाव को फिल्मी अंदाज में पानी में ही घेर लिया। उस वक्त वहां मौजूद कुछ लोगों ने मोबाइल कैमरे से हमले की रिकॉर्डिंग की। बदमाश है, गोली चला रहे हैं। रेत खनन को लेकर बवाल प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र के बसवार गांव में हुआ। गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि खनन माफिया के लोगों ने उन्हें नदी से रेत निकालने से रोका। ये आतंक फैला रहे हैं, गरीब आदमी कमा नहीं पा रहे हैं, गोली चला रहे हैं, आके यहाँ फायरिंग बराबर कर रहे हैं। 16 फरवरी को हुई इस गोलीबारी की घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने हमलावरों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। इधर पंजाब के तरन तारण में लोग उस वक्त दंग रह गए जब वहां एक शादी समारोह में आम आदमी पार्टी के नेता और सरपंच हरबिंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद चंडीगढ़ से लेकर तरन तारण तक हलचल बढ़ गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। ये घटना तरन तारण के एक फार्म हाउस में हुई और बताया गया कि हमलावर उस शादी में बाराती बनकर घुसे थे। वहां जब हरबिंदर सिंह दोस्तों के साथ डांस करने के बाद सोफे पर बैठे तो भीड़ से निकले एक व्यक्ति ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी वहीं मौत हो गई। इस घटना के बाद वहां चीख पुकार मच गई। भीड़ का फायदा उठाकर हमलावर वहां से फरार हो गए। जिस सोफे पर उन्हें गोली मारी गई थी उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। गोली लगने से उनके चचेरे भाई भी घायल हो गए। बताया गया कि हमलावरों के पास AK-47 जैसा दिखने वाला हथियार था और उन्होंने वहां करीब 6 गोलियां चलाई। 2 कोल वेपन है, एक कोल AK-47 गोलियां 6-7 गोलियां चली। और बताया गया कि फायरिंग के दौरान हरबिंदर सिंह के पेट और सिर में 4 गोलियां लगी। शादी समारोह में सरेआम हुई हत्या के बाद वहां सन्नाटा पसर गया।
और इस घटना के बाद तरनतारन में पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। थोड़ी देर में पुलिस की टीम घटना वाली जगह पर जांच के लिए पहुंची। जिस जगह उन्हें गोली मारी गई थी उस जगह को सील कर दिया गया और वहां पुलिस की टीम ने घटना के बारे में वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। हरबिंदर सिंह के परिवार वालों से भी पूरी जानकारी ली। पुलिस की टीम ने वहां मौजूद हर चीज का मुआयना किया। सारी इन्वेस्टिगेशन च ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ MFI 9mm ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੌਲਟ ਵੈਪਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। पुलिस के मुताबिक वहां 3 हमलावर पहुंचे थे, जिनमें 2 फार्म हाउस के अंदर गए और एक बाहर रुककर लोगों की निगरानी करने लगा। इस घटना पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी संज्ञान लिया। उन्होंने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए और तरनतारन पुलिस ने शुरुआती जांच के लिए लापरवाही बरतने के आरोप में डीएसपी और सरहाली थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया। पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। उधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में उस वक्त हंगामा हो गया जब वहां एक पेट्रोल पंप कार ड्राइवर ने एक ई-रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। बताया गया कि उन दोनों के बीच सीएनजी भरवाने को लेकर विवाद हुआ था और उसी गुस्से में कार ड्राइवर ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में वो व्यक्ति घायल हो गया। ये घटना साकेत डिग्री कॉलेज के पास एक पेट्रोल पंप पर हुई और वहां लोगों की भीड़ में एक व्यक्ति आरोपी कार ड्राइवर को पकड़े नजर आया। उसके साथ ही लोहे की एक रॉड भी दिखी, लेकिन मौका मिलते ही वो वहां से फरार हो गया। और जिस ई रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति पर उसने हमला किया था वो वहीं सड़क पर बैठे नजर आए। उन्हें वहां एक पुलिसकर्मी संभालते दिखे। फिर लोगों की मदद से उन्हें वहां से उठाकर पेट्रोल पंप के पास ले जाकर बैठाया गया। उस दौरान उन्होंने आरोपी पर नशे में होने का आरोप लगाया। जब निकली है तो वो सामने ने कहा भी आराम से निकलिए, तो मार दिया गर्दन मेरे के गर्दन की सूजन है पूरी गाड़ी पे। राड से मारा। इस घटना के बाद पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और आरोपी कार ड्राइवर की तलाश में जुट गई। इधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 9 लोगों की आंखों की रोशनी जाने के बाद एक निजी अस्पताल के नेत्र विभाग को सील कर दिया गया। उस अस्पताल में 1 फरवरी को कैंप लगाया गया था और वहां बड़ी संख्या में मोतियाबिंद के मरीजों की आंखों का ऑपरेशन किया गया था। लेकिन आरोप लगा कि ऑपरेशन के 24 घंटे के बाद उनमें ज्यादातर मरीजों की हालत बिगड़ने लगी। वो दिखाई नहीं दे रहा था, हल्का दिखाई दे रहा था, उसी के नाते आँख खुलाया गया जी। हाँ, उसके बाद ही उनके आँख में से वो ये ब्लड आने लगा। बताया गया कि उनमें 18 मरीजों की आंखों में संक्रमण फैल गया। इसके बाद हालात ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें वाराणसी, लखनऊ और दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया। उन्होंने रेफर कर दिया डायरेक्ट दिल्ली के लिए और दिल्ली में गया तो उनका जो है आँख बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। तो डॉक्टर लास्ट पोजीशन में उनको जो है बताए कि आँख निकालेंगे तभी ये बच सकती हैं, तो आँख निकाल दिया गया उनका। गोरखपुर के सिकरीगंज इलाके में मौजूद एक निजी अस्पताल में 1 फरवरी को आंखों के ऑपरेशन के लिए कैंप लगाया गया था और मोतियाबिंद की बीमारी से जूझ रहे 30 से ज्यादा मरीज वहां अपनी आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए पहुंचे थे। लेकिन बताया गया कि ऑपरेशन के 24 घंटे के बाद उनमें 15 से ज्यादा मरीजों की आंखों में गंभीर संक्रमण फैल गया था। इसके बाद उनके परिवार के लोग उन्हें दोबारा उस अस्पताल में लेकर पहुंच गए थे, लेकिन आरोप लगा कि वहां उन मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पाया था और उन्हें दूसरे अस्पतालों में भेज दिया गया था। और बताया गया कि उनमें 9 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, जबकि बाकी 9 लोगों की आंखें तक निकालनी पड़ी। इस मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की एक टीम गोरखपुर के सिकरीगंज इलाके में मौजूद उस प्राइवेट अस्पताल में निरीक्षण के लिए पहुंची और उस निजी अस्पताल के नेत्र विभाग को सील कर दिया गया। इसके साथ ही इस मामले में जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए। बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में संक्रमण की बात सामने आने का दावा किया गया। अभी फिलहाल हम लोगों ने वहाँ पर सारे चिकित्सीय कार्य बंद कर दिए हैं और उनको एक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है कि जब तक ये पूरी घटना या जो भी आगे होगा उसके बाद ही आप इस पर करेंगे। वहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट को सबूत के तौर पर जांच में शामिल किया। इसके अलावा उस निजी अस्पताल में ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों के बयान भी दर्ज कर लिए गए। उधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिल्म घूसखोर पंडित का नाम बदल दिया गया। मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित का नाम बदल दिया गया। फिल्म के निर्माता नीरज पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसकी जानकारी दी। याचिका में बताया गया कि फिल्म का विवादित टाइटल हटा दिया गया। हालांकि फिल्म का नया नाम अभी तक तय नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आईएएस अधिकारी प्रथमेश कुमार का व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने का दावा किया गया। प्रथमेश कुमार लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष के पद पर तैनात हैं। उन्होंने खुद अकाउंट हैक होने की जानकारी दी।
सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज कल्चर यानी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने पर सख्त टिप्पणी की। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार लोगों को फ्री खाना, गैस और बिजली देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे। कोर्ट ने सरकार को मुफ्त चीजें देने के बजाय नई पॉलिसी बनाने की सलाह दी। इधर दिल्ली के महिपालपुर इलाके से पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए ड्रग्स का गोरख धंधा संभालने वाली खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा नाम की लेडी डॉन को गिरफ्तार करने का दावा किया। सूत्रों ने दावा किया कि लेडी डॉन नेहा लॉरेंस बिश्नोई गैंग और हाशिम बाबा गैंग से जुड़े गैंगस्टर बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड है और वो गैंग में मैडम जहर के नाम से जानी जाती है। और सूत्रों के मुताबिक नेहा का नाम मैडम जहर इसलिए पड़ा क्योंकि वो ब्यूटी पार्लर चलाने की आड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए ड्रग सप्लाई करने का काम करती थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने एक सूचना के आधार पर उसे, उसके बॉयफ्रेंड बॉबी कबूतर और उसके 2 साथी मोहम्मद राजी खान और शाहबाज के साथ महिपालपुर से धर दबोचा। तलाशी के दौरान उसके पास से ड्रग्स बरामद किए जाने का भी दावा किया गया। और सूत्रों ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर बॉबी कबूतर की पिछले 7 सालों से तलाश कर रही थी, लेकिन हर बार वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता था। सूत्रों के मुताबिक फरारी के दौरान पुलिस से बचाने में उसकी गर्लफ्रेंड नेहा उसकी मदद करती थी। और सूत्रों ने इस बात का भी दावा किया कि लेडी डॉन नेहा बॉबी कबूतर के छिपने का इंतजाम करने के साथ उसके गैंग के गुर्गों के बीच संपर्क बनाने का काम भी करती थी। सूत्र बताते हैं कि उसने ब्यूटी पार्लर सिर्फ नाम के लिए खोला था ताकि उसकी आड़ में वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए ड्रग तस्करी का काम कर सके। और दावा किया गया कि पिछले कई सालों से नेहा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक वो अपने बॉयफ्रेंड बॉबी कबूतर के कहने पर ही लॉरेंस गैंग से जुड़ी थी। सूत्र बताते हैं कि बॉबी कबूतर पहले हाशिम बाबा गैंग के लिए काम करता था, लेकिन गैंगस्टर हाशिम बाबा की गिरफ्तारी के बाद उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करना शुरू कर दिया था। पुलिस सूत्रों ने दावा किया है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से पहले ही बॉबी कबूतर ने एक जानकारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स तक पहुंचाई थी। और सूत्रों के मुताबिक उसकी जानकारी के आधार पर ही पंजाब के मानसा में 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। बॉबी कबूतर का नाम उत्तर प्रदेश के बरेली में फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग में भी सामने आ चुका है। और सूत्रों ने दावा किया कि पुलिस की जांच में ये बात सामने आई थी कि दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले शूटरों को बॉबी कबूतर ने ही विदेशी हथियार उपलब्ध कराए थे। बाद में पुलिस ने गोली चलाने वाले 2 शूटरों को ढेर कर दिया था और 3 को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उस दौरान भी बॉबी कबूतर पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका था। सूत्र बताते हैं कि बॉबी कबूतर लॉरेंस बिश्नोई गैंग में गनमैन के नाम से मशहूर है। दावा किया गया कि वो लॉरेंस गैंग के गुर्गों को हथियारों की सप्लाई करता है। सूत्रों के मुताबिक उसके संबंध अवैध हथियारों के सबसे बड़े सौदागर सलीम पिस्टल से हैं। और सूत्र बताते हैं कि सलीम पिस्टल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम करता है। दावा है कि बॉबी कबूतर उससे हथियार खरीदता है और फिर नेपाल के रास्ते भारत में हथियारों को लाता है। सूत्रों के मुताबिक बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड नेहा भी ड्रग्स के साथ हथियारों की सप्लाई के काम से भी जुड़ी थी। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा की गिरफ्तारी से दिल्ली पुलिस के कान खड़े हो गए, क्योंकि लॉरेंस गैंग से जुड़ी ये कोई पहली लेडी डॉन नहीं है। इससे पहले चंडीगढ़ पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दीपा नाम की लेडी डॉन को भी गिरफ्तार किया था। और सूत्रों ने दावा किया कि वो लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन गैंगस्टर भुप्पी राणा को मारने के लिए चंडीगढ़ कोर्ट वकील की ड्रेस पहनकर पहुंची थी। उस दौरान भुप्पी राणा कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचा था, हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसी तरह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी लेडी डॉन जोया खान का नाम भी सामने आया था। जोया तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी है। जोया खान को पिछले साल फरवरी में ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और सूत्र बताते हैं कि जोया लॉरेंस गैंग के लिए ही ड्रग सप्लाई का काम करती थी। इन दोनों के बाद अब लेडी डॉन नेहा की एंट्री हुई, लेकिन लॉरेंस गैंग में लेडी डॉन की बढ़ती संख्या ने पुलिस के कान खड़े कर दिए। पुलिस ये पता लगाने में जुट गई कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में महिला सदस्यों की तादाद कितनी हो सकती है। उधर बिहार के सीतामढ़ी में एक निजी फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में एक ग्राहक से मारपीट की गई। बताया गया कि उस व्यक्ति ने निजी फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था और उसके बाद वो किसी परेशानी को लेकर वहां के कर्मचारियों से बात करने पहुंचे थे, लेकिन वहां उनके बीच विवाद हो गया। आरोपों के मुताबिक उस दौरान उनके साथ बदतमीजी और मारपीट की गई और वहां उस निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी उनके साथ बहस करते दिखे। उन लोगों ने उन्हें अंदर जाने से भी रोका। फिर थोड़ी देर बाद उस कंपनी का एक कर्मचारी अपने हाथ में डंडा लेकर वहां पहुंचा और उन्हें डंडे पीटने की कोशिश करने लगा। देखिए मारने को तैयार है, मारने को तैयार है। हम लोग महिंद्रा फाइनेंस में हैं, महिंद्रा फाइनेंस में आए हैं
तब देख लीजिए लाइव है हम लोग महिंद्रा फाइनेंस में आए, देख लीजिए इन लोग का व्यवहार, इन लोग का व्यवहार देख लीजिए। हम लोग महिंद्रा फाइनेंस में आए हैं, लोग लाठी लेकर मारने को आया है, लाठी लेकर मारने को लिए आया है। बताया गया कि वो व्यक्ति लोन से जुड़ी शिकायत को लेकर वहां कर्मचारियों से बातचीत करने पहुंचे थे, लेकिन किसी ने उनकी शिकायत नहीं सुनी। उन्होंने उस फाइनेंस कंपनी के मैनेजर पर भी गंभीर आरोप लगाए। यह हंगामा वहां काफी देर तक चलता रहा और उनके जाने के बाद ही ये बवाल खत्म हुआ। इधर हरियाणा के करनाल में फर्जी धान खरीद घोटाला मामले में कुछ अधिकारियों समेत 25 से ज्यादा आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक करनाल और उसके आसपास के जिलों की अलग अलग अनाज मंडियों में हुई गड़बड़ियों को लेकर 6 FIR दर्ज की गई थी। जांच के लिए 2 स्पेशल टीमें भी बनाई गई थी और पुलिस के मुताबिक उन टीमों ने जांच में ये पाया कि अधिकारियों, आड़तियों और राइस मिल के मालिकों ने मिलीभगत करके धान खरीद में बड़ा गोलमाल किया। जैसे किसी के पास 5 एकड़ है, उसकी 25 एकड़ दिखा रखी है। यदि किसी के पास जमीन नहीं है, कोई हलवाई का काम करता है, उसका पोर्टल यहाँ कंसर्न्ड मंडी में दिखा रखा है। पुलिस के मुताबिक सरकारी पोर्टल और खरीद प्रक्रिया का दुरुपयोग करके कागजों में फर्जी खरीद दिखाई गई और करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। जांच में पता चला कि जिन किसानों के पास कम जमीन थी, उन्हें कागजों में ज्यादा जमीन का मालिक दिखाया गया। कुछ मामलों में तो बिना जमीन वाले लोगों के नाम से भी एंट्री कर दी गई। अनाज मंडियों में धान आने का रिकॉर्ड दिखाने के लिए नकली गेट पास जारी किए गए। तो बिना फसल आए, बिना एक्चुअल जीरी धान आए, उनके फर्जी गेट पास इशू किए गए। यदि फर्जी गेट पास इशू हुए थे तो उसकी फर्जी खरीद भी हुई है आगे, जिसमें प्रोक्योरमेंट एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट है। यानी सरकारी सिस्टम में ये दिखाया गया कि भारी मात्रा में धान अनाज मंडी में खरीदा गया, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। मतलब ये कि अनाज मंडी के रिकॉर्ड में दर्ज धान की खरीद असल में उतनी मात्रा में थी ही नहीं। करनाल के डीसीपी के मुताबिक इस घोटाले की जांच में जुटी पुलिस की दोनों टीमों ने अलग अलग पॉइंट पर जांच आगे बढ़ाई और पूरे गिरोह की परतें खोल कर रख दी। हालांकि इस फर्जीवाड़े में शामिल लोगों की प्लानिंग के बारे में जानकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों के लिए बनवाए गए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को ही अपना हथियार बना लिया। इस पोर्टल पर किसान को फसल सरकारी अनाज मंडी में बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जांच में सामने आया कि कई बड़े आड़तियों और राइस मिल के मालिकों ने अफसरों से मिलीभगत करके फर्जी रजिस्ट्रेशन करा लिए। इसके बदले सरकारी अफसरों को रिश्वत में पैसे दिए जाने का दावा किया गया। पुलिस ने जुंडला अनाज मंडी के सचिव, असंध मंडी के सचिव और एक पूर्व DFSC समेत 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ और जांच के बाद रिकवरी की भी तैयारी कर ली। उधर छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में लोग जान जोखिम में डालकर हैंडपंप से पीने का पानी लाने के लिए मजबूर हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हैंडपंप हाईवे के बीच में मौजूद है। इसी वजह से उस हैंडपंप से पानी लाने के दौरान हादसा होने का खतरा बना रहता है। लोगों के मुताबिक पहले वो हैंडपंप सड़क के किनारे मौजूद था, लेकिन हाईवे को चौड़ा करने की वजह से वो हैंडपंप सड़क के बीच में आ गया। मतलब उस हैंडपंप को हटाए बिना हाईवे को चौड़ा कर दिया गया। लोगों की परेशानी यह है कि उस हैंडपंप के अलावा गांव में कोई दूसरा हैंडपंप नहीं है और ना ही पानी का कोई दूसरा इंतजाम है। इसीलिए लोग जान जोखिम में डालकर उसी हैंडपंप से पानी लाने के लिए मजबूर हो गए। NH यहाँ पे बनना था, इससे पहले व्यवस्था नहीं की गई कहीं अन्य जगह पे कि हैंडपंप बना दी जाए। हैंडपंप खुदाई तो की गई लेकिन वह सूखा निकला। हाईवे से बड़े बड़े ट्रक और दूसरी गाड़ियां गुजरती रहीं और उनके बीच से लोग उस हैंडपंप से पानी भरकर ले जाते दिखाई दिए। हालांकि प्रशासन ने वहां से थोड़ी दूरी पर एक नया हैंडपंप लगाने के लिए कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गया। हम लोग चाह रहे हैं कि जब तक हमको नया हैंडपंप सुविधा ना मिले तब तक ये चालू रहे। तो अभी गाँव वाले इसी से पानी भरते हैं? हाँ, यहाँ मोहल्ले वाले इसी से पानी भर रहे हैं। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। लोगों ने दावा किया कि हाईवे के बीच में हैंडपंप आने की वजह से वहां हर वक्त हादसों का खतरा बना रहता है। इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में राजस्थान के कोटा से एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान के कोटा से पुलिस ने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में राज आमेर नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने एक वीडियो के जरिए राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी दी थी। कांग्रेस की तरफ से उसका धमकी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था। इसमें कोटा शहर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उक्त आरोपी को डिटेन कर लिया है। विमानों के परिचालन पर नजर रखने वाली सरकारी एजेंसी DGCA ने हवाई यात्रा के दौरान बदसलूकी करने वाले यात्रियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू कर दी। इसके तहत ऐसे यात्रियों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने तक के नियम भी बनाए गए।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें मोहाली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उधर हरियाणा के टोहाना में एक ढाबे पर 2 युवकों ने वहां के मालिक और दूसरे कर्मचारियों के साथ मारपीट की। दावा किया गया कि वो दोनों शराब के नशे में थे और उन्होंने ढाबे में तोड़फोड़ कर उसे नुकसान भी पहुंचाया और इस वजह से ढाबे और उसके आसपास हंगामा हो गया। उन दोनों युवकों ने बहस के दौरान अचानक ढाबे के मालिक के साथ हाथापाई शुरू कर दी। ये देखकर दूसरे कर्मचारी अपने मालिक को बचाने के लिए उनसे भिड़ गए। उन्होंने थोड़ी ही देर में अपने मालिक को उन दोनों युवकों से छुड़ा लिया, लेकिन इसके बाद भी वो दोनों वहां से नहीं गए। उन्होंने वहीं खड़े होकर काफी देर तक अपना गुस्सा उतारा। हालांकि इसके बाद हाथापाई की नौबत नहीं आई। आरोप लगाया गया कि बाद में उन युवकों ने ढाबे के मालिक और दूसरे कर्मचारियों को धमकी भी दी। बताया गया कि वो दोनों किसी को फोन कर अपने साथियों को वहां बुला रहे थे ताकि और मारपीट कर सकें और दावा किया गया कि वो किसी गैंग से जुड़े हुए थे और उसी का नाम लेकर लगातार धमकियां दे रहे थे। हालांकि उनकी धमकियों की परवाह किए बिना ढाबे के मालिक और कर्मचारी अपने काम में जुटे रहे। लेकिन इसी बीच आरोपियों ने ढाबे के मालिक और दूसरे कर्मचारियों की फोटो खींचनी शुरू कर दी। दावा किया गया कि ये फोटो बाद में बदला लेने के लिए उन युवकों ने खींची, लेकिन उनके जाने के बाद ढाबे के मालिक थाने पहुंच गए और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। धमकी भी देंगे, हम 25 गैंग के आदमी हैं, 1 मिनट में तेरा ढाबा उठवा देंगे, ये बंद करवा देंगे, ये कर देंगे। उसके बाद में हम चले गए। ढाबे के मालिक के मुताबिक वहां से जाने के बाद उन्होंने रास्ते में कुछ कर्मचारियों को पीटा और दोबारा लौटकर उसी ढाबे में पहुंचे। दावा किया गया कि उन्होंने वहां तोड़फोड़ भी की। बताया गया कि ये पूरा हंगामा खाने के बिल को लेकर हुआ। दावा किया गया कि उन दोनों ने ढाबे में छिपकर शराब पी और फिर नशे में उन्होंने बिल को लेकर बहस शुरू कर दी। इधर बिहार के बेगूसराय में स्टेज पर पिस्तौल लहराने वाली डांसर का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। वहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में एक डांसर ने सरेआम पिस्तौल लहराते हुए डांस किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और उस वीडियो के सामने आने पर पुलिस ने उस कार्यक्रम का आयोजन कराने वाले लोगों की तलाश तेज कर दी, क्योंकि उस कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर 2 डांसर डांस करती नजर आईं और उनमें एक डांसर डांस करते हुए खुलेआम हथियार लहराती दिखी। इस बीच वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद दिखे और वो लोग भी झूमते नजर आए। हथियार लहराने वाला वो वीडियो बेगूसराय जिले के बकरी थाना इलाके का बताया गया और उस वीडियो के सामने आने के बाद इलाके के लोगों ने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया और उस कार्यक्रम का आयोजन कराने वाले लोगों की तलाश में जुट गई। उधर बिहार के भागलपुर में खाद्य विभाग की छापेमारी में एक तेल फैक्ट्री से 5000 लीटर मिलावटी तेल जब्त किया गया। बताया गया कि वहां खाने वाले तेल में मिलावट कर उसे बड़े बड़े ब्रांड के नाम से पैक कर बाजार में बेचा जाता था। तेल की गुणवत्ता को देखते हुए उस तेल फैक्ट्री में मौजूद पूरे स्टॉक को सील कर दिया। फैक्ट्री के मालिक ने भी अपने पास तेल पैकिंग करने का लाइसेंस होने का दावा किया, लेकिन वहां छापेमारी करने पहुंची पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने तेल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए। उस दौरान वहां तेल से भरे 1 या 2 नहीं, सैकड़ों कनस्तर मिले। आरोपों के मुताबिक उन्हीं कनस्तरों से तेल निकाला जाता था, फिर उसमें मिलावट कर दूसरे ब्रांड के नाम पर पैक किया जाता था। जांच टीम ने वहां मौजूद दस्तावेज भी चेक किए और वहां साफ सफाई को लेकर भी सवाल खड़े किए, क्योंकि छापेमारी के दौरान उन्हें वहां कई जगह गंदगी बिखरी मिली। कहीं ड्यूरेबल आइटम कहीं भी रहता है यूनिट, हाइजीन की व्यवस्था रहती है, कहीं हाइजीन है। छापेमारी के दौरान उस तेल मिल से बड़ी तादाद में पैकेजिंग के सामान और अलग अलग ब्रांड के रैपर भी मिले और बताया गया कि उन्हीं रैपरों में तेल को पैक कर बाजार में बेचा जाता था। जांच टीम के मुताबिक तेल के पैकेटों को ऑनलाइन सामान बेचने वाली कई कंपनियों के जरिए भी बेचा जा रहा था और उसी की शिकायत मिलने पर टीम वहां छापेमारी करने पहुंची। उस दौरान उस तेल मिल के मालिक ने कार्रवाई पर आपत्ति जताई। उन्होंने अपने पास सभी जरूरी दस्तावेज होने का दावा किया। लाइसेंस हमको सरकार का गवर्नमेंट दिया गया, जीएसटी है, सब जितना लाइसेंस का जरूरत पड़ता है सब लाइसेंस मेरे पास, बनान वगैरह सबका लाइसेंस मेरा, इसलिए हम माल भर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं। तेल मिल के मालिक के मुताबिक वो कानूनी तरीके से अपना कारोबार कर रहे थे, बावजूद इसके उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। खाद्य विभाग की टीम ने वहां से लिए गए सैंपल जांच के लिए भेज दिए। एडिबल ऑयल के नाम पर क्या क्या हो यहाँ पर हो रहा है, देखते हैं, इसकी जांच आगे की जाएगी। अभी तो बढ़िया पदाधिकारी जो मेरे हैं उनके आदेश के अनुसार इस वर्कशॉप को सील किया जा रहा है। खाद्य विभाग ने तेल के सैंपलों की जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया। इधर महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे जय पवार और सुप्रिया सुले के निष्पक्ष जांच की मांग के बाद अजीत पवार के विमान हादसे का रहस्य गहरा गया।
28 जनवरी को अजीत पवार मुंबई से महाराष्ट्र के बारामती जा रहे थे। लैंडिंग से ठीक पहले उनका प्राइवेट जेट हादसे का शिकार हो गया था, लेकिन उनकी मौत के बाद हादसे को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। पवार परिवार के कई सदस्यों ने अजीत पवार के विमान हादसे को सामान्य हादसा मानने से इंकार कर दिया। सबसे पहले रोहित पवार ने हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताकर इसकी जांच की मांग की। इसके कुछ ही दिन बाद अजीत पवार की पत्नी और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने भी सीबीआई जांच की मांग की। अजीत पवार के बेटे जय पवार ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर हादसे पर सवाल खड़े किए। उन्होंने खास तौर पर विमान के ब्लैक बॉक्स को लेकर सवाल उठाए, क्योंकि खबरों के मुताबिक अजीत पवार के विमान का ब्लैक बॉक्स पूरी तरह डैमेज पाया गया। अजीत पवार की बहन और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले ने भी इसी ओर इशारा किया। किसी को आज भी विश्वास नहीं हो रहा है जिस तरह से वो क्रैश हुआ है। तो कल जय ने भी उसकी भावना कल उन्होंने भी ट्वीट किया है। तो सबके मन में ऐसे ये दुख तो है ही, लेकिन ये कैसे हुआ, ऐसे बहुत सारे सवाल आज सबके मन में है। सुप्रिया सूले के मुताबिक हादसे पर अगर समय रहते जवाब नहीं दिए गए तो लोगों की बेचैनी बढ़ सकती है। उधर यूपी के मेरठ में 22 फरवरी को नमो भारत रैपिड रेल के नए हिस्से का उद्घाटन किया जाएगा। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो भारत रैपिड रेल के नए सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन के बाद ये रैपिड रेल दिल्ली के निजामुद्दीन से मेरठ तक दौड़ने लगेगी, जिससे दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा आसान हो जाएगी। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए ड्रोग पैराशूट का क्वालिफिकेशन लेवल लोड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। क्वालिफिकेशन लेवल टेस्ट में ज्यादा वजन डालकर पैराशूट की मजबूती और सुरक्षा की जांच की गई। अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी के लिए ये टेस्ट जरूरी है। रेल टिकटों की कालाबाजारी और फर्जी बुकिंग पर लगाम लगाने के लिए IRCTC ने 3 करोड़ से ज्यादा संदिग्ध यूजर आईडी ब्लॉक कर दिए। इसके अलावा 4 करोड़ 86 लाख संदिग्ध आईडी की जांच की जा रही है। दावा किया गया कि इससे आम नागरिकों को टिकट बुक करने में आसानी होगी। इधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आवारा कुत्तों के हमलों से दहशत मच गई। उन आवारा कुत्तों ने सड़क से गुजरने वाले लोगों पर खतरनाक वार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। इनमें 2 बच्चे भी शामिल थे और उन आवारा कुत्तों ने स्कूल से लौट रहे 2 भाइयों को अपना शिकार बना लिया। सबसे पहले एक कुत्ते ने गली से गुजर रहे एक बच्चे पर झपट्टा मारकर उसे नीचे गिरा दिया। इस दौरान उसके आगे जा रहे बच्चे ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उस कुत्ते ने उस बच्चे का बैग पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। हालांकि वो बच्चा तुरंत उठकर अपने घायल भाई की तरफ बढ़ गया। तभी दूसरा कुत्ता उसकी तरफ दौड़ पड़ा। उसे अपनी ओर आता देखकर वो डर गया। उसने पास की एक दुकान की तरफ भागकर खुद को बचाने की कोशिश की और उसके जाते ही वो अपने भाई को देखने के लिए दौड़ पड़ा। डरा देने वाली घटना देवबंद इलाके की रही। दिल दहला देने वाले हादसे में उनमें एक बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। उसके सिर में काफी चोट आई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और इतना ही नहीं, उन कुत्तों ने उस इलाके से गुजरने वाले दूसरे बच्चों को भी अपना निशाना बनाया और उनका चेहरा नोच लिया। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने नगर निगम से कार्रवाई की अपील की, क्योंकि उन कुत्तों ने एक लड़की और उसके छोटे भाई पर जबरदस्त हमला कर दिया। हमले की वजह से उस लड़की की आंखों के पास करीब 10 टांके लगे। इसके अलावा उसका छोटा भाई भी बुरी तरह लहूलुहान हो गया। कुत्तों ने उस मासूम का चेहरा बुरी तरह बिगाड़ दिया। दर्द की वजह से वो लगातार रोता बिलखता रहा। बताया गया कि चोट इतनी गहरी थी कि उसके चेहरे पर करीब 50 टांके लगाए गए। इस घटना से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन लोगों ने उन कुत्तों की धरपकड़ शुरू कर दी। साथ ही नगर निगम से घटना की शिकायत की गई। हम तो हमारे कुत्तों से निजात चाहिए, मोहल्ले वाले पूरे नगरवासी पूरे किसी को भी काट ले वो। इस बीच उस इलाके के वार्ड सदस्य ने भी कुत्तों के हमले पर चिंता जताई और जल्द से जल्द कार्रवाई करवाने का भरोसा दिया। हमने इसके लिए पहले भी ज्ञापन दिया है। चेयरमैन साहब से आज भी बात हुई, उन्होंने आज भी यही कहा कि गाड़ी तैयार हो गई और बहुत जल्द इसका समाधान कराने का प्रयास चल रहा है। लोगों के मुताबिक शहर के कई इलाकों में आवारा कुत्तों ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। लगातार हो रहे हमलों के बीच उन लोगों ने नगर निगम के खिलाफ तुरंत एक्शन नहीं लेने पर नाराजगी जताई। उधर बिहार के दरभंगा में अंगूर से लदे एक ट्रक के पलटने के बाद वहां अंगूर की लूट मच गई। वो ट्रक दरभंगा के सिंगवाड़ा थाना इलाके से गुजर रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पलटकर नदी में गिर गया। और इसके बाद तो नदी में अंगूर लूटने के लिए लोगों के बीच होड़ मच गई। आसपास के कई गांवों के लोग थैले लेकर वहां पहुंच गए और पानी में उतरकर बिखरे हुए अंगूरों को निकालते दिखे। कई बच्चों के साथ महिलाएं भी नदी में पहुंची और उन्होंने गहरे पानी में जाकर अंगूरों का गुच्छा उठाकर अपनी साड़ी के पल्लू में रख लिया। वहां देखते ही देखते अंगूर उठाने वालों की भीड़ बढ़ती चली गई। इस दौरान नदी में अंगूरों के क्रेट पानी में तैरते नजर आए।
अंगूरों से भरा वो ट्रक दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना इलाके से गुजर रहा था, लेकिन अतरबेल पुल के पास पहुंचते ही वो हादसे का शिकार हो गया। वो नदी के किनारे पलट गया और उसमें भरे अंगूर पानी में बिखर गए। इस घटना में उस ट्रक ड्राइवर और उसके साथ मौजूद एक व्यक्ति को हल्की चोटें आईं। वहीं इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस घटना वाली जगह पर पहुंची और वहां से भीड़ को हटाया। इधर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मौजूद मेवाड़ यूनिवर्सिटी में 30 कश्मीरी समेत 34 छात्रों को निलंबित किए जाने पर भारी बवाल मच गया। उन सभी छात्रों ने बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने के लिए साल 2022 में वहां एडमिशन लिया था। दावा किया गया कि उन्हें बाद में पता चला कि उनके कोर्स को राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता ही नहीं मिली थी। और ऐसे में अपने भविष्य को लेकर चिंतित बीएससी नर्सिंग कोर्स के छात्रों ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस बीच हंगामे की जानकारी मिलते ही वहां जब पुलिस पहुंची तो प्रदर्शनकारी उनसे भी भिड़ गए। यूनिवर्सिटी परिसर में ये छात्र अपने कोर्स को मान्यता न मिलने पर आपत्ति जता रहे थे, तभी वहां पुलिस उन्हें हटाने पहुंच गई। आवाज क्यों कर रहे हो? आवाज क्यों कर रहे हो? क्या जानता पुलिस वालों के साथ साथ वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने भी प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की। इस पर छात्रों का गुस्सा और भड़क गया। इसके बाद तो यूनिवर्सिटी परिसर में भारी हंगामा हो गया। गुस्साए छात्रों ने पथराव करना शुरू कर दिया और उसकी वजह से कई कमरों के शीशे चकनाचूर हो गए। और उसके साथ ही गुस्साए छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में जमकर तोड़फोड़ भी की। दावा किया गया कि इस कोर्स के छात्रों ने कई बार ये मुद्दा उठाया और बार बार उन्हें भरोसा दिया गया कि उनके पाठ्यक्रम को मान्यता मिल जाएगी, लेकिन 3 साल बीत जाने और कोर्स के अंतिम वर्ष में आने के बावजूद उनकी मांगें पूरी नहीं हो सकी। इसी बात पर भड़के छात्रों ने खूब नारेबाजी की। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले कश्मीरी छात्रों ने राजस्थान के साथ साथ जम्मू कश्मीर सरकार से भी मामले में दखल देने की अपील की। अब हमारा लास्ट ईयर है, कहाँ है हमारा फ्यूचर और हमारी गवर्नमेंट कहाँ है, वो क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रही है? हम अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज इन्वॉल्व हो जाओ, हमारा फ्यूचर को बचा लो। बताया गया कि छात्रों ने इससे पहले भी कई बार इसे लेकर प्रदर्शन किया, यूनिवर्सिटी प्रशासन पर दबाव बनाया ताकि उनके कोर्स को जरूरी संस्थाओं से मान्यता मिल सके, ताकि उन्हें कहीं भी नौकरी मिलने में परेशानी न हो। लेकिन इसी बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने वाले 30 कश्मीरी समेत सभी 34 छात्रों को सस्पेंड कर दिया। इसी बात पर उन छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया और उन्होंने अपना प्रदर्शन तेज कर दिया। और इस विरोध प्रदर्शन के बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दलील दी कि राज्य सरकार की तरफ से इस कोर्स को मान्यता मिलने में देरी हुई। दावा किया गया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि कोर्स को मान्यता मिल जाए ताकि छात्रों का भविष्य खराब ना हो। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया तो छात्रों के सब्र का बांध टूट गया। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां सुरक्षा बढ़ाने की नौबत आ गई। पुलिस ने कई जवानों को वहां भेज दिया ताकि बवाल को खत्म कराया जा सके। यूनिवर्सिटी के सभी विभागों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहां जिस कोर्स को लेकर हंगामा हुआ वो बीएससी नर्सिंग का पाठ्यक्रम है, जिसमें 2022 में छात्रों का एडमिशन लिया गया था। नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए कश्मीर के 30 छात्र छात्राओं ने भी इसी कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। जानकारी के मुताबिक उन सभी छात्रों का एडमिशन सेना की सद्भावना योजना के तहत हुआ था। ये यूनिवर्सिटी पहले भी कई बार विवादों में रह चुकी है। कुछ रोज पहले ही वहाँ फर्जी तरीके से डिग्री बांटने के आरोप लगे थे। उसी मामले में राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपने दल बदल के साथ वहां जांच करने भी पहुंचे थे। उधर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में साल 2027 में एयर टैक्सी की सेवा शुरू होने की उम्मीद जताई गई। बताया गया कि एयर टैक्सी शुरू होने से बेंगलुरु में 2 घंटे में पूरे होने वाला सफर सिर्फ 8 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। बेंगलुरु के बाद देश के कई बड़े शहरों में इसकी शुरुआत की जाएगी। और दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट के दौरान एयर टैक्सी की झलक दिखाई दी। अगर इसकी शुरुआत होती है तो ये भारत की पहली एयर टैक्सी सर्विस होगी। बताया गया कि इस एयर टैक्सी के लिए रनवे की कोई जरूरत नहीं होगी। ये बैटरी की मदद से उड़ान भरेगा और ये 200 किलोग्राम तक के वजन को ले जाने में सक्षम है। भले ही इसकी शुरुआत बेंगलुरु से होगी, लेकिन देश के कई शहरों में चलाने की योजना है। में किन शहरों में चलाने की योजना है? ऑब्वियसली बैंगलोर इज़ आर मोस्ट आइडियल सिटी फॉर दिस टू ऑपरेट, क्योंकि बैंगलोर में 10 किलोमीटर के लिए आपको 2 घंटे तक लग सकते हैं। बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद ऐसे शहरों में हम ये शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस एयर टैक्सी को द ई प्लेन नाम की कंपनी ने तैयार किया है। अभी इसकी ग्राउंड टेस्टिंग की जा रही है। कंपनी के दावों के मुताबिक जल्द ही कुछ महीनों में डीजीसीए के साथ सर्टिफिकेशन फ्लाइट शुरू कर दी जाएगी। कंपनी ने दावा किया कि एयर एम्बुलेंस की मंजूरी मिलने के 6 महीने बाद एयर टैक्सी की सेवा शुरू होगी, लेकिन इसके लिए कंपनी को केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी।
इधर उत्तर प्रदेश के झांसी में कुछ लोगों ने एक मकान पर जबरदस्त पथराव कर दिया। 10 से ज्यादा लोग वहां मोटरसाइकिलों पर सवार होकर पहुंचे और उस मकान के बाहर खड़े व्यक्ति पर हमला करने की कोशिश की और वो मोटरसाइकिलों से उतरते ही उस व्यक्ति की तरफ दौड़ पड़े। इस दौरान उनके हाथों में बड़े बड़े डंडे नजर आए, लेकिन वो जैसे ही उन डंडों से उस व्यक्ति पर हमला करते उन्होंने मकान के अंदर दौड़ लगा दी। उस व्यक्ति ने बिना देरी किए मकान का गेट अंदर से बंद कर लिया, जिससे उनकी जान बच पाई। हालांकि हमलावर रुके नहीं, उन लोगों ने उनके मकान पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाए। इस बीच कुछ लोग लगातार लात मारकर गेट तोड़ने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान उनमें कुछ लोगों ने सड़क से ईंट उठाकर मकान की तरफ फेंक दिया। डरा देने वाला मामला झांसी के सदर थाना क्षेत्र का रहा। इस घटना से वहां दहशत मच गई। हालांकि थोड़ी देर बाद ही वो लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से भाग निकले। उधर यूपी के नोएडा में 10 स्कूलों में बम रखे जाने की धमकी मिलने से सनसनी मच गई। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा में बोर्ड परीक्षाओं के बीच 10 से ज्यादा स्कूलों में बम रखे जाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि ईमेल के जरिए धमकी दी गई। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने उन स्कूलों को खाली कराया और वहां चेकिंग की गई। महाराष्ट्र के धुले में एक शादी समारोह में 3 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक शादी में मामूली बात को लेकर 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े में उन तीनों की हत्या कर दी गई। राजस्थान के बांसवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के निर्माण में हो रही देरी पर जिले के डीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की इमारतों का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए। उन्होंने देरी पर इंजीनियरों को सख्त हिदायत भी दी। इधर उत्तर प्रदेश की मथुरा में एक कार की नहर में गिरने से 4 युवकों की मौत हो गई। बताया गया कि सभी युवक एक शादी समारोह में जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में खतरनाक मोड़ की वजह से उनकी कार बेकाबू होकर करीब 20 फीट गहरी नहर में गिर गई और देर रात उस कार के नहर में गिरने से हड़कंप मच गया। लोगों ने उस कार में बैठे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला, लेकिन तब तक उन 4 युवकों की मौत हो चुकी थी। दिल दिला देने वाला हादसा मथुरा के मगोरा थाना क्षेत्र के नगला देवी इलाके में हुआ। हादसे के थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई। इसके बाद एक क्रेन की मदद से नहर में गिरी उस कार को बाहर निकाला गया। संभवतः रफ्तार में गाड़ी थी, ये मोड़ नहीं देख पाए हैं, तो सीधी गाड़ी चली गई है। वहाँ एक टंकी रखी थी सीमेंटेड, वो टंकी में गाड़ी टकराई है। इस दौरान वो कार बुरी तरह तहस हुई दिखाई दी। उसके शीशे चकनाचूर नजर आए। इसके अलावा उसके आगे का हिस्सा भी बुरी तरह पिचका दिखाई दिया। वहाँ मौजूद लोगों के मुताबिक हादसा इतना खतरनाक रहा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए और लोगों ने दावा किया कि वहां खतरनाक मोड़ होने की वजह से वो कार हादसे का शिकार हुई। बताया गया कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही उन लोगों ने उस कार के शीशे तोड़कर उसमें सवार युवकों को बाहर निकाल लिया था, लेकिन कार पूरी तरह पानी में डूबने की वजह से उन युवकों की जान नहीं बचाई जा सकी। घटना की जानकारी मिलने पर गोवर्धन और मगोरा थाने की पुलिस वहां पहुंची, लेकिन लोगों ने आरोप लगाया कि दोनों थाने की पुलिस अपनी अपनी सीमा को लेकर बहस करने में जुट गई। उनमें काफी देर तक बहस चलती रही। ये आया था कि ये हमारे हल्के में नहीं है और वो हमारे हल्के में नहीं है, तो यहाँ कोई ऐसा सबूत बन जाए कि यहाँ ये किसके हल्के में आ रहा है। हालांकि एसपी ग्रामीण के पहुंचने पर मोरगरा थाने की पुलिस ने उन शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बीच घटना के दौरान मौजूद लोगों ने प्रशासन से उस रास्ते को ठीक करवाने की अपील की, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। आए दिन रोज के हादसे हैं यहाँ पे, और ये इसको पुल को बढ़ाने की और ये PWD वालों ने पत्थर रख रखे साल भर से, बम्बे में पानी भी रुक जाता है। इस बीच पुलिस ने भी उन शवों की पहचान कर मामले की जांच शुरू कर दी। उधर जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने चश्मे और बटन के छिपे कैमरों को रोकने के लिए मंदिर परिसर में प्रवेश से पहले ही 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो सामने आया था, जिसमें वो भवन के अंदर तस्वीरें दिखाती नजर आई थी। वो वीडियो चश्मे के अंदर छिपे कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था, जबकि भवन के अंदर किसी भी तरह का कैमरा ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यहाँ तक कि VVIP तक को कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं होती। महिला का वीडियो सामने आते ही प्रशासन एक्शन में आया और महिला के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करा दी थी। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा सख्त और अलर्ट हो गईं। दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सख्ती से चेकिंग शुरू कर दी गई। 3 लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम हो चुके हैं। महिलाओं की किस तरीके से आप देखिए यहाँ पर जांच की जा रही है, नेक चेकिंग हो रही है कि क्या गले में कोई ऐसी उन्होंने हिडन कैमरा तो नहीं छुपाया हुआ है, क्या कोई ऐसा लॉकेट ऐसी चेन तो नहीं है जिसमें कैमरा है। मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रही महिला श्रद्धालुओं की अलग से चेकिंग की गई। चश्मे, कपड़ों के बटन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खास चेकिंग की गई। प्रशासन ने सभी से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से बनाए गए नियमों का पालन करने की अपील की।
इधर उत्तर प्रदेश के हरदोई का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर अपने ससुर की हत्या का जुर्म कबूल कर दिया। आरोप लगा कि आपसी झगड़े की वजह से उस व्यक्ति ने अपने ससुर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान बचाई नहीं जा सकी। और उनकी मौत के बाद पुलिस की टीम ने घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू कर दी, साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस हर एंगल से उस व्यक्ति की हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुट गई। इस बीच मृतक के दामाद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर सनसनी मचा दी। उन्होंने दावा किया कि वो और उनके परिवार वाले उन्हें मारने की साजिश रच रहे थे, इसीलिए उन्होंने आत्मरक्षा में अपने ससुर की जान ले ली। उनके दामाद के द्वारा पीट कर घायल कर दिया गया, जिन्हें लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। हैरान करने वाला मामला हरदोई के पंचदेवरा थाना इलाके का रहा। बताया गया कि हत्या में आरोपी दामाद के अलावा 5 और लोग शामिल थे। इस बीच आरोपी के कबूलनामे के बाद पुलिस सभी आरोपियों की तलाश में जुट गई। उधर अभिनेता राजपाल यादव बेल मिलते ही अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पहुंच गए। इस दौरान उनके समर्थकों और उनके चाहने वालों की वहां भीड़ लग गई। उन लोगों ने राजपाल यादव की रिहाई पर खुशी जताई और राजपाल यादव भी अपनी भतीजी के मेहंदी कार्यक्रम में शामिल होकर बेहद खुश नजर आए। इस दौरान वो अपने रिश्तेदारों के साथ कई फिल्मी गानों पर झूमते दिखे। अभिनेता राजपाल यादव 12 दिन तक जेल में बंद रहने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर मौजूद अपने गांव पहुंचे। इस दौरान उनके रिश्तेदार और चाहने वाले उनके लिए तोहफे लेकर उनसे मिलने पहुंचे। राजपाल यादव ने भी उन सभी का आभार जताया। इस दौरान उन्होंने चेक बाउंस मामले में उनकी मदद करने वालों का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया के माध्यम से जिन भाई बंधुओं ने, बच्चे, बूढ़े, नौजवान ने सपोर्ट किया, तन मन धन से सपोर्ट किया, उनका तहे दिल से धन्यवाद। राजपाल यादव ने उन लोगों को भी खास धन्यवाद कहा जो उन्हें निजी तौर पर जानते हैं और जिन्होंने बुरे वक्त में उनका खुलकर समर्थन किया। राजपाल यादव 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस होने के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। उन्होंने अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत मांगी थी और कोर्ट से उन्हें 18 मार्च तक के लिए जमानत मिल गई। इधर उत्तर प्रदेश के हाथरस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मामूली बात को लेकर 2 पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट हो गई। इस दौरान उन लोगों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा दी, जिससे 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए और बच्चे से लेकर बड़े तक मारपीट में शामिल रहे। इस दौरान बच्चे भी हाथों में लाठियां लेकर दूसरे पक्ष से भिड़ते नजर आए। हालांकि वहां खड़ी एक लड़की उनके हाथों से लाठियां छीनकर फेंकती दिखी। इस दौरान उन लोगों ने जमकर गाली गलौज भी की। मारपीट की घटना हाथरस की नीनामाई गांव की रही। वहां मामूली बात को लेकर शुरू हुई बहस इतनी बढ़ गई कि लोगों ने बीच सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान दूसरे पक्ष की एक लड़की वीडियो रिकॉर्ड करती रही, जिस पर लोग भड़क गए। जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। इसके बाद उसने मारपीट में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। मेडिकल से दवाई लेके गया था। दवाई ले जाने के बाद में बाइक से उतरा भी नहीं हूँ, बाइक पर ही ऊपर ही मेरे को रोड बजाना शुरू कर दिया है। बताया गया कि जिन लोगों ने मारपीट की वो आपस में रिश्तेदार थे। हालांकि मारपीट किस वजह से हुई इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई। इस बीच पुलिस मारपीट करने वालों की पहचान कर मामले की जांच में जुट गई। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिवरात्रि के मेले के दौरान मधुमक्खियों के हमले से दहशत मच गई। बताया गया कि वहां मधुमक्खियों के झुंड ने एक झूले में बैठे लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए और मधुमक्खियों के हमले के बाद वहां चीख पुकार मच गई। बताया गया कि जिस वक्त मधुमक्खियों ने हमला किया उस वक्त वो झूला काफी तेज रफ्तार में घूम रहा था। तभी सैकड़ों की तादाद में मधुमक्खियां वहां पहुंच गईं और उन्हें देखकर झूले में बैठे लोग चीखने चिल्लाने लगे। डर की वजह से कुछ लोगों ने झूले से कूदने की कोशिश की तो कुछ लोग जान जोखिम में डालकर झूले से उतरते हुए नजर आए। हालात को देखते हुए उस झूले को रोक दिया गया, लेकिन तब तक मधुमक्खियों के हमले में कई लोग घायल हो गए, जिनमें 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई गई। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद प्रशासन ने मेला के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बैडमिंटन खेलने के दौरान 57 साल के कारोबारी को दिल का दौरा पड़ा और वो बैडमिंटन कोर्ट पर गिर पड़े। बताया गया कि लंबे समय से उन्हें डायबिटीज थी, लेकिन वो स्वस्थ रहने के लिए हर रोज एक्सरसाइज करते थे। दावा किया गया कि वो बैडमिंटन के अलावा क्रिकेट भी खेलते थे और अपनी सेहत का ध्यान रखते थे, लेकिन बैडमिंटन खेलने के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अमृत बजाज नाम के वो कारोबारी रायपुर के डीडी नगर इलाके में अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे।
इसी बीच वो शटल कॉक उठाने के लिए नीचे झुके और नीचे झुकते ही वो बैडमिंटन कोर्ट पर गिर गए। इसके बाद तो वो उठ ही नहीं पाए। इस दौरान वहां मौजूद उनके दोस्तों ने उन्हें उठाने की कोशिश की। उनमें कुछ लोग फौरन एक गाड़ी लेकर उनके नजदीक पहुंचे और उन्हें लेकर अस्पताल जाने के लिए वहां से निकले, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी जान चली गई। इधर दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सिर्फ 24 घंटे में 2 करोड़ 5 लाख से अधिक लोगों ने एआई जिम्मेदारी अभियान के तहत एआई का इस्तेमाल करने की शपथ ली। इस उपलब्धि के साथ भारत का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने भारत आए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत के तेजी से बढ़ते कदम की तारीफ की। उन्होंने एआई को लोगों की जिंदगी आसान और बेहतर बनाने वाला बताया। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डेटा सेंटर सेक्टर में बड़े निवेश की उम्मीद जताई। उन्होंने बताया कि 118 देशों की भागीदारी के साथ ही दिल्ली में आयोजित ये एआई इम्पैक्ट समिट अब तक का सबसे बड़ा एआई समिट बन गया। We sincerely believe that ROI will come from this layer, and this is where the real benefit will flow to the masses in line with our Prime Minister's vision. उधर दिल्ली में शुरू हुई एआई इम्पैक्ट समिट में जियो ने भविष्य के स्मार्ट होम की झलक दिखाई। इस समिट का आयोजन भारत मंडपम में किया गया और इस दौरान जियो ने लोगों के घरों के लिए एक नया मॉडल पेश किया। इसके तहत यह दिखाया गया कि भविष्य के घर पूरी तरह से स्मार्ट तकनीक से काम करेंगे। प्रदर्शन के दौरान वहां एक घर को दिखाया गया जो पूरी तरह से एआई तकनीक से जुड़ा हुआ था। इस बीच वॉइस कमांड मिलते ही घर में अपने आप बदलाव शुरू हो गए। हेलो जियो, I am feeling bit tired. Can you do something for me? इस कमांड के मिलते ही कमरे की रोशनी कम हो गई, पर्दे खुल गए और धीमी आवाज में संगीत बजना शुरू हो गया। ये सारे काम एआई तकनीक से हो रहे थे, सिर्फ उन्हें कमांड देने की जरूरत थी। दावा किया गया कि ये तकनीक इसी तरह घर के सभी कमरों में काम करेगी। आपको हर कमरे के अंदर, चाहे आपका बेडरूम हो, चाहे आपका किचन हो या लिविंग रूम हो, ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत जल्द घरों तक पहुंच पाएगी और उसे जियो एआई होम का नाम दिया गया है। यही नहीं, वॉइस कमांड देते ही टेलीविजन ऑन हो गया और फरमाइश के मुताबिक उसमें फिल्म भी शुरू हो गई। बताया गया कि घर के किचन के सभी स्मार्ट उपकरण इस तकनीक से कनेक्ट हो जाएंगे और एक कमांड पर ही अपने आप काम शुरू कर देंगे। और उसके साथ ही एआई समिट के दौरान जियो ने ह्यूमनॉइड रोबोट का भी प्रदर्शन किया, यानी ऐसा रोबोट जो इंसानों की तरह दिखता हो और इंसानों की तरह चल फिर सके और काम भी कर सके। और दावा किया गया कि इस खास रोबोट को भी घर के काम करने के लिए ही खास तौर पर तैयार किया गया। इस रोबोट को जैसे ही वॉइस कमांड दिया गया, इसने टेबल पर रखा दवाइयों का डिब्बा उठाया और उसे बताए हुए जगह पर ले जाकर रख दिया। बताया गया कि अगर किसी के घर में कोई मरीज हो और उनके अलावा कोई दूसरा ना हो, तब ऐसी स्थिति में ये रोबोट किसी इंसान की तरह उनकी मदद कर देगा। मेरे पीछे देख रहा है कि एक ह्यूमनॉइड है जो आपके लिविंग रूम में जो भी आपका काम होगा उस ह्यूमनॉइड को कमांड्स के जरिए बताया जा सकता है और वो आपके बिना किसी हरकत के ये सारा आपका काम कर देगा। बताया गया कि इस तरह के रोबोट का इस्तेमाल पहले से ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में खतरनाक या मुश्किल काम करने के लिए हो रहा है। दावे के मुताबिक बहुत जल्द ये ह्यूमनॉइड रोबोट घरों में भी नजर आने लग जाएगा। इसे जियो ह्यूमनॉइड रोबोट नाम दिया गया। बताया गया कि इसका इस्तेमाल घर के किसी भी काम को करने के लिए हो सकता है। खबर है कि ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत के नाकाम रहने के बाद अमेरिका किसी भी वक्त ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है। दावा तो यहां तक किया गया कि अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन के अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने हमले की अलग अलग योजनाएं भी रख दी। यानी ट्रंप के इशारे पर उनकी फौज ईरान की धरती पर पूरी ताकत के साथ टूट पड़ेगी। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आशंका उस वक्त बढ़ गई जब परमाणु समझौते पर दूसरे दौर की बैठक भी बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हुई। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में वार्ता की थी, लेकिन वो समझौते तक नहीं पहुंच पाए। खबर है कि इसी बात से भड़के डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का मन बना लिया। दावा है कि अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने ट्रंप के सामने सैन्य कार्रवाई की अलग अलग योजनाएं रखी। मतलब उन्हें बताया गया कि ईरान पर हमला करना है तो उसकी शुरुआत कब, कहां से और कैसे करनी चाहिए।
क्योंकि ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो ईरान के साथ लंबी जंग नहीं चाहते। यानी अमेरिका इस तरह के प्लान बनाने में जुट गया जो जल्द से जल्द ईरान की सेना को घुटनों पर ला सके। और इसके संकेत पश्चिम एशिया में बढ़ती अमेरिकी सैन्य तैनाती से भी मिले, क्योंकि अमेरिका ने वहां इतने बड़े पैमाने पर सेना उतार दी जितनी 2 दशक पहले इराक युद्ध के दौरान भी नहीं थी। मार्च 2003 में अमेरिका ने ईरान के पड़ोसी इराक के खिलाफ जंग छेड़ी थी। तब फारस की खाड़ी के अलावा भी इराक के आसपास बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना ने डेरा डाल रखा था। उसी तरह का सैन्य जमावड़ा एक बार फिर पश्चिम एशिया में देखने को मिला, क्योंकि ईरान पर परमाणु समझौते का दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने उसे हर तरफ से घेरने की कवायद पिछले महीने ही शुरू कर दी थी। और इसी के तहत अमेरिका ने अरब सागर के साथ साथ पश्चिम एशिया में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों पर भी एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियारों को तैनात कर दिया। खबर है कि दूसरे दौर की बैठक नाकाम होने के बाद ट्रंप ने अपने सबसे विध्वंसक लड़ाकू विमान को ईरान के नजदीक भेजने का फैसला लिया, ताकि ईरान पर धावा बोला जाए तो उन लड़ाकू विमानों की मदद से हमले के शुरुआती कुछ ही घंटों में दुश्मन की कमर तोड़ी जा सके। अमेरिका का परमाणु ताकत वाला एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन पिछले कई दिनों से ईरान के नजदीक तैनात है। उसने ओमान की खाड़ी से ईरान पर 24 घंटे नजर बना रखी है। दावा है कि वो अकेले ही ईरान के किसी भी इलाके में तबाही मचा सकता है। अब्राहम लिंकन के अलावा भी अमेरिका के 1 दर्जन युद्धपोत ओमान की खाड़ी यानी ईरान की चौखट पर मौजूद हैं। यही नहीं, खबर है कि अमेरिका के 80 से ज्यादा लड़ाकू विमान वहां हमले का आदेश मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मतलब अमेरिका और ईरान जंग से सिर्फ 1 कदम दूर खड़े हैं और किसी भी वक्त उनकी भयंकर टक्कर हो सकती है। अमेरिका ने 2 टूक कह दिया कि ईरान या तो परमाणु समझौते के लिए राजी हो जाए या फिर हमले झेलने के लिए तैयार रहे। हालांकि ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा और अमेरिका से हमले के खतरे के बीच उसने साफ किया कि वो ट्रंप की धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं। जानकारी के मुताबिक जिनेवा में हुई बैठक में अमेरिका ने ईरान के सामने प्रस्ताव रखा कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद कर दे, क्योंकि कई खुफिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, जबकि अमेरिका और उसका सहयोगी इजरायल इसके विरोध में खड़े हैं। वो नहीं चाहते कि ईरान परमाणु ताकत बने। हालांकि ईरान कई बार कह चुका है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल बम बनाने के लिए नहीं करेगा, बल्कि उसके जरिए बिजली बनाने समेत दूसरे जरूरी काम किए जाएंगे। लेकिन अमेरिका और इजरायल को ईरान के इस दावे पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं और खबर है कि इसीलिए अमेरिका ने ईरान के सामने प्रस्ताव रखा कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर पूरी तरह रोक लगा दे, लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया। वो भी अमेरिका से भिड़ने को तैयार दिखा। इस सब के बीच ईरान को रूस का समर्थन मिला तो उसके हौसले और बुलंद हो गए, क्योंकि अमेरिका से बढ़ रही तनातनी के बीच ईरान की नेवी के साथ ड्रिल करने के लिए रूस का खतरनाक युद्धपोत पहुंच गया। रूस की नौसेना ने उस युद्धपोत का वीडियो जारी किया, जिसमें दिखा कि ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर पहुंचे रूस के जंगी जहाज और उसके अधिकारियों का जोरदार स्वागत किया गया। खबर है कि रूस और ईरान की इस ड्रिल में चीन की फौज भी शामिल रही। इस ड्रिल के लिए ओमान की खाड़ी को चुना गया, मतलब वो जगह जहां अमेरिका की सेना ने पहले ही डेरा डाल रखा है। ईरान का दावा है कि इस युद्धाभ्यास का मकसद स्ट्रेट ऑफ हार्मूज समेत पूरे अरब सागर की सुरक्षा को मजबूत करना है, क्योंकि दुनिया भर में होने वाले तेल कारोबार का लगभग 25% हिस्सा इसी रास्ते से होता है। यानी ईरान और रूस ने अपनी इस ड्रिल को तेल कारोबार और समुद्री सुरक्षा के लिए जरूरी बताया, लेकिन माना जा रहा है कि इस सैन्य अभ्यास के जरिए अमेरिका को चेतावनी देने की कोशिश की गई। उसे संदेश दिया गया कि ईरान अकेला और अलग थलग नहीं है, बल्कि रूस और चीन कंधे से कंधा मिलाकर ईरान के साथ खड़े हैं। मतलब अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला तो दोनों देश ईरान की मदद के लिए आ सकते हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी चेतावनी दी कि ईरान पर हमला करना आग से खेलने जैसा खतरनाक होगा। उन्होंने सलाह दी कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। लावरोव ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की और इसके साथ ही अमेरिका को चेतावनी दी कि उसने ईरान के खिलाफ सेना उतारी तो इसका नतीजा बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आशंका जताई गई कि अमेरिका और ईरान में जंग छिड़ी तो पूरे पश्चिम एशिया पर खतरा मंडरा सकता है और उस लड़ाई में कई देश कूद सकते हैं। ईरान तो पहले ही धमकी दे चुका है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वो पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों को टारगेट करने की चेतावनी दे चुका है। यानी अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला तो ईरान सबसे पहले पश्चिम एशिया में मौजूद उसके एयरबेसों को तबाह करना शुरू करेगा। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों का जमावड़ा तो है ही, उसके अलावा भी पश्चिम एशिया में अमेरिका के करीब 40,000 सैनिक तैनात हैं। उन्होंने इराक,
तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों से हर हालात पर नजर बना रखी है। लेकिन ईरान का दावा है कि उसकी फौज अमेरिका के किसी भी सैन्य ठिकाने को मिनटों में तबाह करने की ताकत रखती है। ऐसे में साफ है कि अमेरिका ने ईरान में बमबारी शुरू की तो पूरा पश्चिम एशिया तबाही की आग में झुलस सकता है और उसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि दावा है कि अमेरिका और ईरान का टकराव हुआ तो तेल के दाम आसमान पर जा सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने तेल कारोबार के अहम रूट स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद करने की चेतावनी दी। मतलब वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से जहाजों के आने जाने पर रोक लगा देगा। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ईरान के पास मौजूद करीब 33 किलोमीटर चौड़ा समुद्री गलियारा है, जिसके दक्षिण में ओमान और यूएई हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बेहद अहम रूट है। फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ने वाला इकलौता रास्ता भी यही है। दुनिया भर में जो तेल कारोबार होता है उसका 25% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, क्योंकि ईरान के अलावा सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, कतर और इराक की धरती से निकलने वाले तेल की सप्लाई भी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से होती है। और ईरान ने धमकी दी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को पूरी तरह बंद कर देगा। दावा है कि ऐसा होने पर तेल की कीमतों में रातों रात आग लग जाएगी। इधर अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आहट का असर शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आशंका का असर शेयर बाजार पर भी दिखा। सेंसेक्स 1236 अंक गिरा तो निफ्टी भी तेज गिरावट के साथ 25,454 पर आ गया। इसकी वजह से निवेशकों के करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए। सबसे ज्यादा गिरावट रियल्टी, पावर और ऑटो इंडेक्स में रही। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी के बाद नेटो देश स्वीडन के सैनिकों ने वहां युद्धाभ्यास किया। वो ग्रीनलैंड की हाड़ कपा देने वाली ठंड में फायरिंग का अभ्यास करते दिखे। स्वीडन समेत कई नेटो देश ने ग्रीनलैंड पर कब्जा किए जाने की अमेरिकी कोशिश का विरोध किया था। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के नजदीक हिंद महासागर में भारतीय नेवी ने अपनी ताकत दिखाई। वहां तीसरे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया गया। समंदर के ऊपर होने वाली इस परेड में 18 देशों के जंगी जहाज शामिल हुए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से स्कीइंग कर रहे 8 लोगों की जान चली गई, जबकि एक व्यक्ति लापता बताए गए। राहत बचाव टीम ने वहां 6 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया और लापता व्यक्ति की तलाश तेज कर दी। इधर पंजाब के तरनतारन में एक शादी समारोह के दौरान दूल्हा और दुल्हन पर जमकर नोटों की बारिश की गई। बताया गया कि इस शादी में दूसरे देशों से भी कुछ रिश्तेदार आए थे, जिन्होंने रुपयों के अलावा डॉलरों की भी बरसात कर दी और नोटों की बारिश से जमीन पूरी तरह ढक गई। चारों तरफ सिर्फ पैसे ही पैसे दिखाई दिए। इस दौरान दूल्हा और दुल्हन गानों पर झूमते दिखे और वहां मौजूद लोग उन पर लगातार पैसे लुटाते रहे। हैरान करने वाला मामला तरनतारन के पट्टी इलाके का रहा। बताया गया कि उस शादी के दौरान 3 लाख से ज्यादा रुपए लुटाए गए। कार्यक्रम के दौरान कुछ रिश्तेदार मंच पर चढ़कर रुपयों की गड्डी उड़ाते नजर आए। लोगों ने दूल्हा और दुल्हन को चारों तरफ से घेर रखा था और काफी देर तक उन पर रुपयों की बरसात करते रहे, जिससे जमीन पर नोटों का अंबार लग गया। इस बीच कुछ लोग जमीन पर गिरे उन नोटों को बटोरकर अलग अलग बैग में भरते दिखे। उधर बिहार के समस्तीपुर में एक युवक ने अपनी पत्नी की मौत के बाद परेशान होकर खुदकुशी कर ली। बताया गया कि 2 महीने पहले उस युवक की पत्नी ने घरेलू झगड़े की वजह से फांसी लगाकर जान दे दी थी और इसी बात से परेशान उस युवक ने भी आत्महत्या कर ली। करीब 25 साल के उस युवक की मौत से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। उसके परिवार में मातम पसर गया। जानकारी मिली कि फांसी लगाने से पहले उस युवक ने अपना वीडियो रिकॉर्ड किया था। हालांकि उसने खुदकुशी के पीछे की वजह नहीं बताई। हैरान करने वाला मामला समस्तीपुर के रोसड़ा थाना क्षेत्र का रहा। उस युवक की मौत के बाद पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। इस दौरान उसके परिजनों ने दावा किया कि उसकी अपनी पत्नी की मौत के बाद से ही वो काफी तनाव में था। इस बीच पुलिस ने उस युवक का मोबाइल फोन जब्त कर लिया। साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ की ताकि खुदकुशी की सही वजह पता चल सके। इधर T20 विश्व कप में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को भी हरा दिया। पहले खेलते हुए श्रीलंका की टीम ने 7 विकेट पर 178 रन बनाए। इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम ने 4 विकेट खोकर आखिरी ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। वेस्ट इंडीज ने T20 वर्ल्ड कप के 37वें मुकाबले में इटली को 42 रन से हरा दिया। इटली ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वेस्ट इंडीज ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 165 रन बनाए। जवाब में इटली की टीम 18वें ओवर में 123 रन पर ऑल आउट हो गई।
बांग्लादेश के नए खेल मंत्री अमीनुल हक ने बीसीसीआई और भारत के साथ रिश्ते सुधारने की इच्छा जताई। उन्होंने जल्द रिश्ते सुधार लेने का भरोसा दिया। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत दौरे पर आने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल कर लिया था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट को लेकर सबसे ज्यादा मुकाबले खेलने वाली खिलाड़ी बन गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया दूसरा T20 मैच हरमनप्रीत के करियर का 356वां इंटरनेशनल मैच था। उन्होंने न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इधर मध्य प्रदेश के रतलाम में एक लड़की को घूर कर देखने को लेकर हुई झड़प के बाद पुलिस ने एक्शन ले लिया। वहां उस झड़प में शामिल दोनों गुटों के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला गया। बताया गया कि वहां आयुर्वेदिक कॉलेज के कुछ छात्रों और 2 लड़कों के बीच उस लड़की को घूर कर देखने को लेकर विवाद हुआ और वो 2 लोग आपस में भिड़ गए। लेकिन इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया और बीच सड़क पर मारपीट करने वाले उन दोनों गुटों के उन 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाल दिया। पुलिस उन्हें लेकर भीड़ वाले इलाके में पहुंची और वहां से उन्हें पैदल कोर्ट तक ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि आयुर्वेदिक कॉलेज के कुछ छात्र अपनी एक दोस्त के साथ रतलाम के 80 फीट रोड पर मौजूद एक दुकान में बैठे थे। आरोप लगा कि इस बीच वो 2 लड़के वहां पहुंचे और उन्होंने लड़की को घूर कर देखा। बताया गया कि इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और उनमें देखते ही देखते झड़प हो गई। इस दौरान बीच सड़क पर उन लोगों ने एक दूसरे को दौड़ा कर पीटा और डंडों से हमला कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने उन दोनों गुटों के लोगों पर शांति भंग करने का आरोप लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इधर बिहार के छपरा में आग की चपेट में आने से 2 दुकानें जलकर राख हो गईं। बिहार के छपरा में भीषण आग लगने की वजह से 2 दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वहां रात के वक्त आग लगी और देखते ही देखते वो दोनों दुकान उसकी जद में आ गईं। दमकल कर्मियों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका। बिहार के पूर्वी चंपारण में सरेआम हथियार लहराकर वीडियो बनाने के आरोप में पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि उसने हथियार लहराते हुए वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। उस पर हथियारों की सप्लाई और शराब की तस्करी करने का भी आरोप लगा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस ने अवैध शराब की 800 से ज्यादा पेटियां बरामद करने का दावा किया। जब्त की गई शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई। मामले में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक उनके नेटवर्क अलग अलग राज्यों में फैले हैं। उधर मध्य प्रदेश के डिंडौरी में जमीन पर कब्जे की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से परेशान एक व्यक्ति रेंगते हुए डीएम दफ्तर में पहुंच गए। उस व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उनके एक रिश्तेदार ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया और इसके खिलाफ उन्होंने कई बार तहसील में शिकायत की थी। लेकिन बताया गया कि कई बार आवेदन देने के बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसलिए वो नाराज हो गए। वो रेंगते हुए डिंडौरी के डीएम दफ्तर के अंदर जाते दिखाई दिए। मैं कैसे जाऊंगा? मेरा कुछ सुनवाई नहीं किया गया। देख लीजिए सब पूरी तरह से पावती भी लगा हुआ है। हम ऐसे ही जाएंगे। हम परेशान है सर, बहुत दिन से परेशान है सर। इस दौरान वहां सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका और उन्हें फर्श से उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठने के लिए तैयार ही नहीं हुए और रेंगते हुए जन सुनवाई केंद्र तक जाने की जिद पर अड़े रहे। हालांकि कुछ देर के बाद कुछ अधिकारी उनके पास पहुंचे और उनसे बातचीत की। उमेश्वर नाम के उस व्यक्ति ने आरोप लगाया कि लंबे समय पहले उनके रिश्तेदार ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था और इस मामले में उन्होंने तहसील दफ्तर में शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 4-5 साल से मेरे चाचा हमारे जमीन विवाद चल रहा है, उस कोर्ट में भी चल रहा है, तहसील में चल रहा है और ये आवेदन में पूरी लिखा हुआ है मेरा विवरण। इस मामले में जिला पंचायत के सीईओ ने लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इधर बिहार के जमुई का दंग कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक स्कूल में बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हो गए। बताया गया कि जमुई के धर्मपुर गांव के उस स्कूल में पढ़ने वाले 200 बच्चों के लिए सिर्फ 2 ही कमरे हैं, जिनमें एक कमरा पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इसीलिए टीचरों ने कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें बाहर ही बैठा दिया और उस स्कूल में 1ली से 8वीं क्लास तक के बच्चे खुले आसमान और टीन शेड के नीचे बैठकर पढ़ते नजर आए। बताया गया कि 2 कमरों वाले उस स्कूल में एक कमरा पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय धर्मपुर है और 1ली से 8वीं तक की बच्चों की पढ़ाई होती है और लगभग 200 बच्चे नामांकित भी हैं, लेकिन यह स्कूल मात्र एक कमरे में चल रहा है।
और अब स्कूल के जर्जर हो चुके उस कमरे को गोदाम में बदल दिया गया। वहाँ मिड डे मील और स्कूल के दूसरे सामान रखे नजर आए, लेकिन जिन बच्चों की पढ़ाई के लिए वो स्कूल बनाया गया वो खुले आसमान के नीचे पढ़ते नजर आए। और बताया गया कि 2 कमरों वाला वो स्कूल 45 साल पहले बनाया गया था। बताया गया कि उसके बाद उस स्कूल में ना तो किसी तरह की कोई मरम्मत कराई गई और ना ही कोई नया निर्माण हुआ। लिहाजा छात्रों की बढ़ती संख्या की वजह से स्कूल छोटा पड़ने लगा। उस स्कूल में टीन शेड के नीचे पहली, दूसरी और तीसरी क्लास के बच्चों को जमीन पर बैठाया गया था। चौथी और 5वीं क्लास के बच्चे बेंच पर बैठे दिखे। स्कूल के कमरे में 7वीं और 8वीं क्लास की व्यवस्था की गई। बस किसी प्रकार से अंदर एक कमरे में और एक बरामदा में बच्चों को एडजस्ट करते, क्या कि बच्चों को धूप में गर्मी में बैठा नहीं सकते हैं और ठंडी में बाहर शीतलहर में बैठा नहीं सकते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने भी बताया कि उन्हें जर्जर इमारत की वजह से काफी दिक्कत होती है। जब भी बारिश पड़ता है तो बारिश का पानी हमारे क्लास में गिरते हैं और बहुत सारे बच्चे के कारण हम लोग को बैठने में भी दिक्कत होता है। स्कूल के शिक्षकों और बच्चों के साथ गांव वालों ने भी जल्द से जल्द स्कूल की व्यवस्था ठीक करने की मांग की।